वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हाउ डज गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क। गैस क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है। फॉर हैविंग अ होल्ड ऑन हाउ डज गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राम और गैस क्रोमेटोग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए कि गैस क्रोमेटोग्राफी में काम कैसे होता है, किस तरह से गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का वर्क करती है, हमें सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफ या गैस क्रोमेटोग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं जिन पर गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ द मोबाइल फेज। मोबाइल फेज डियर स्टूडेंट्स कोई न्यू चीज़ नहीं है। हम पहले क्रोमेटोग्राफी की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ देख चुके हैं कि जो भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स थी उनमें मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ को यूज़ किया जा रहा था। तो स्टेशनरी फेज़ तो वही होती है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो हमें जो न्यू चीज़ होती है वो होती है मोबाइल फेज़। हर क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज़ है ना वो डिफरेंट यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज है दैट विल बी द मूविंग गैस। यहाँ पर मूविंग गैस जो है उसे यूज़ किया जाएगा एज अ मोबाइल फेज। अब डियर स्टूडेंट्स, गैस क्रोमेटोग्राफी में 3 किस्म की गैसेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में 3 किस्म की जो है वो मूविंग गैसेस जो है वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन जो है दैट इज़ द कैरियर गैस। कैरियर गैस नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कैरियर का काम करेगी। अब कैरियर किस चीज़ की ये मतलब क्या आगे ट्रांसफ़र होने में हेल्प करेगी। तो ये जो हमारी कैरियर गैस है दिस इज़ नीडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द इंजेक्टेड सैंपल टू द कॉलम। ये जो हमारा सैंपल में जो कॉलम को इंजेक्ट किया जाता है, किस तरह से इंजेक्शन का प्रोसेस होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं मोबाइल फेज़। तो मोबाइल फेज़ में यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी गैस है दैट इज़ द कैरियर गैस। कैरियर गैस जो इंजेक्टेड सैंपल है, अच्छा आप देख लें जो हमारा सैंपल है ना, यहाँ पर एक इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो गैस क्रोमेटोग्राम में इंजेक्ट किया जाता है। तो उस गैस क्रोमेटोग्राम में जो हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर में, तो इंजेक्टर से कॉलम तक सैंपल को पहुंचाने में ये कैरियर गैस हमारे सैंपल की हेल्प करती है। मतलब सैंपल की हेल्प करती है इंजेक्टर से कॉलम तक पहुंचने में। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है प्रोसेस होता है कैरियर गैस का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ कैरियर गैस। क्या सारी गैसेस जो हैं वो कैरियर गैसेस होती हैं? नो, स्पेसिफिक गैसेस हैं। यहाँ पर जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस के तौर पर यूज़ करते हैं दीज आर दी नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी कैरियर गैसेस यूज़ होती हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो हमारी हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है एज अ कैरियर गैस। नंबर सेकंड जो है दैट इज़ द फ्यूल गैस। तो इसके भी नाम से जाहिर हो रहा है ये जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में फ्यूल जो मतलब फ्यूल, अब क्या मतलब ये जो हम अपने सैंपल को इवेपोरेट करवाते हैं और उसे गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी जो हमारा सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, तो उसकी इवेपोरेशन का प्रोसेस करवाना होता है। तो वहाँ पर जो है फ्यूल मतलब फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फ्लेम के लिए जो फ्यूल गैस यूज़ की जाती है यहाँ उस गैस की बात हो रही है। तो मतलब फ्यूल गैसेस भी यूज़ होती हैं। और ये जो फ्यूल गैसेस हैं ये उस सूरत में यूज़ होंगी अगर जो है मतलब ये डिटेक्टर पर डिपेंड करती हैं। अगर हम FID डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं जैसे तो हम यहाँ पर जो फ्यूल गैस यूज़ करेंगे दैट वुड बी द हाइड्रोजन। अगर हम FID डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए तो यहाँ पर जो फ्यूल गैस होगी दैट वुड बी द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल गैस के तौर पर भी एक्ट करती है। द थर्ड वन इज़ द जीरो एयर। दीज आर प्योरीफाइड एयर दैट प्ले द रोल ऑफ ऑक्सीडेंट टू सपोर्ट द कंबस्शन ऑफ द फ्लेम इन द डिटेक्टर। मतलब वो जो फ्लेम में जो हमारे सैंपल के कंबस्शन का प्रोसेस होता है तो ये ज़ीरो एयर जो है वहाँ पर बहुत अहम किरदार अदा करती है, कंबस्शन के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो सिस्टम है उसे स्टार्ट करने से पहले इन तीनों गैसेस को इंटरमिक्स कर लिया जाता है इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन।
ठीक हो गया. दैट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी. लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफ. दिस इज द सैंपल इंजेक्टर. सैंपल इंजेक्टर एक हीटेड ब्लॉक होता है जिसमें सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है. सैंपल जो है हम लिक्विड फॉर्म में भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, आगे उसमें गैशियस फॉर्म में ही कन्वर्ट होना होता है. लेकिन अगर डायरेक्टली हम सैंपल को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करवाएंगे तो इन दोनों का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इन दोनों की इंस्ट्रूमेंटेशन जो है ना इंजेक्ट करवाने की वो डिफरेंट होगी. अगर तो हमारा सैंपल डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में इंजेक्ट हम करवा रहे हैं तो वहाँ पर जो सैंपल को इंजेक्ट करवाने के लिए हम गैस टाइट सिरिंज यूज़ करेंगे. लेकिन अगर लिक्विड सैंपल मिक्सर को इंजेक्ट करवाया जा रहा है तो वहाँ पर ऑटोमेटेड इंजेक्शन वाल्व्स की हेल्प से सैंपल को इंजेक्ट करवाया जाएगा. Let's see the third and the most important component of the gas chromatogram here, that is the column. कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली केसेस में पैक्ड कॉलम या फिर कैपिलरी कॉलम्स को यूज़ किया जाता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का और इसी कॉलम से ही सेपरेशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है. कॉलम को फिल किया जाता है किसी स्टेशनरी मतलब कोई भी स्टेशनरी फेज से. स्टेशनरी फेज यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड हो सकता है. और इसकी जो वॉल्स होती हैं, कॉलम की जो वॉल्स होती हैं, ये कवर्ड होती हैं किसी लिक्विड एब्जॉर्बेंट से. और इन्हें इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी एब्जॉर्बेंस और रिटेंशन को पॉसिबल बनाया जा सके. कॉलम की आउटर सरफेस जो होती है इसे कॉलम ओवन कहा जाता है. हमारा कॉलम इनक्लोज होता है इन अ कॉलम ओवन. कॉलम ओवन का बेसिक पर्पस होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना. तो सबसे पहले अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर जो सेपरेशन होती है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो रिटेंशन टाइम या फिर वॉलेटिलिटी की बेसिस पर होती है. मींस बॉइलिंग पॉइंट्स की बेसिस पर होती है. जो हमने सैंपल यूज़ किया, सैंपल क्या था, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर था. हमने उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाना है. तो सैंपल में मौजूद हर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे. जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेशली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पर हमने फिंगर प्रिंटिंग देखी थी ना कि हर एलिमेंट की एब्जॉर्बिंग पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है. मतलब हर एलिमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है. तो यहाँ पर भी यही होता है कि हर जो कंपोनेंट होता है सैंपल मिक्सर में मौजूद हर कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी डिफरेंट होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलम का यहाँ पर टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो हमारा सैंपल है, सैंपल में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं. तो कॉलम का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हर जो कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो नहीं हो सकते, है ना. तो हर कंपोनेंट्स की डिफरेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट वॉलेटिलिटी होती है और उसकी बेसिस पर सेपरेशन पॉसिबल करवाई जाती है. अब देखें सेपरेशन होगी कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंपोनेंट मुख्तलिफ थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 कंपोनेंट्स देख लेते हैं. एक कंपोनेंट जो है वो बेयर करता है टेम्परेचर, मींस के उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड हैं. तो वो 300 टेम्परेचर को तो बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाएगा, मींस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. तो वो तो वहाँ से फ़ौरन से निकलने की कोशिश करेगा, है ना. वो कहेगा ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं यहाँ और रहा तो मैं तो डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा, चलो जी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए. और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली, मतलब बहुत ही पावर में, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ वहाँ से निकल जाता है और डिटेक्टर तक जाके पहुँचता है. इसी तरह जो हमारे कंपोनेंट्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कोई मसला नहीं होता. तो वो क्या है, वो मतलब वो थोड़ी देर रुकेंगे सैंपल वहाँ कॉलम में, थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे. तो इस तरह से रिटेंशन टाइम जो है, मीन्स वो कितनी देर कोई एक कंपोनेंट जो है वो कितनी देर तक कॉलम के अंदर रहा, उसे रिटेंशन टाइम कहा जाता है. और इस रिटेंशन टाइम की बेसिस पर भी सेपरेशन करवाना मुमकिन है. ठीक है, एक तो गैस क्रोमेटोग्राफी में रिटेंशन टाइम की बेसिस पर सेपरेशन होती है.
ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो कंपोनेंट्स हैं या जो हमारे कॉलम से गुजरेंगे, हर कंपोनेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो उनकी जो इस बेसिस पर वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। पहले वो मिक्सचर था, इकट्ठे थे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से जैसे ही वो कॉलम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो सेपरेट हो जाते हैं। जिन जिन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से कॉलम से निकलने की कोशिश करेंगे, और वो कंपोनेंट्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, मीन्स वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, तो वो स्टे करेंगे कुछ देर कॉलम में। तो इस तरह से रिटेंशन टाइम की बेसिस पर या फिर वोलेटिलिटी की बेसिस पर हम सेपरेशन करवा सकते हैं। अब एक बार इसे देख लेते हैं कि कॉलम क्या है। दिस इज़ फिल्ड विद अ स्टेशनरी फेज और इट्स वॉल्स आर कवर्ड विद अ लिक्विड एब्जॉर्बेंट। दिस इज़ डन फॉर द सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंस एंड रिटेंशन ऑफ द सैम्पल कंपोनेंट्स। कॉमनली यूज कॉलम्स आर कैपिलरी कॉलम्स एंड पैक कॉलम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। कंपोनेंट ऑफ कॉलम में यहाँ ओवन आता है, मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि द कॉलम इज़ इनक्लोज बाय अ कॉलम ओवन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोथर्मल ऑपरेशंस। This temperature, when temperature programming is needed, can be increased in a controlled way for acquiring effective separation of mixer components possessing different volatilities, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक हो गया। तो ये था हमारा कॉलम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी की हेल्प से जो हमारी है सेपरेशंस जो हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में की जाती हैं। Let's see another important component of the gas chromatography, that is the detector. This is employed for the identification and quantification of components. Here the regions of individual peaks created relate to their concentrations and their retention time are representative of their identity. Dear students, ये जो हमारे डिटेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कॉलम से सेपरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कॉलम जो है जो हमारे सैम्पल मिक्सर में मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स से उन्हें सेपरेट करता है। उसके बाद मैंने आपको रिटेंशन टाइम का बताया कि हर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। अगर जो कंपोनेंट है कॉलम में मौजूद है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से उस वहाँ से कॉलम से निकलने की कोशिश करेगा, वो फ़रार होने की कोशिश करेगा कि यार मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। फिर मैंने आपको उन कंपोनेंट्स के बारे में बताया जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कॉलम में स्टे करते हैं और वो स्लोली मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट तो हो रही है, जो जिन कंपोनेंट्स के हाई बॉइलिंग पॉइंट थे वो भी मूव कर रहे हैं, जिनके कम बॉइलिंग पॉइंट थे वो भी मूव कर रहे हैं। तो देखिए, जो कंपोनेंट्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम थे वो तेज़ी के साथ मूव करेंगे, है ना, और जिनके हाई थे वो स्लोली मूव करेंगे। तो ये तो होती है इनकी इंटेंसिटी, है ना। तो जो हमारा डिटेक्टर है वो इस इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ कंपोनेंट मेरे पास आया, और फिर हमें वो उसका रिज़ल्ट बताता है। रिज़ल्ट हमारे डाटा सिस्टम के पास जाता है। डाटा सिस्टम हमारा कनेक्टेड होता है डिटेक्टर के साथ विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ठीक है, पीक्स होती है हमारी टाइम, रिटेंशन टाइम वर्सेस इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी के साथ कोई कंपोनेंट आया और उसका जो रिटेंशन टाइम था वो कितना था। तो यहाँ पर जो सबसे पहली पीक हमें मिलती है वो हमें उन कंपोनेंट्स की मिलती है जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी और जिनके रिटेंशन टाइम बहुत कम था। तो इस तरह से जो सेकंड पीक आएगी वो उन कंपोनेंट्स की होगी जिनका जो पहले आने वाले कंपोनेंट्स की निस्बत बॉइलिंग पॉइंट थोड़े हाई थे और उनका रिटेंशन टाइम कॉलम के अंदर ज़्यादा था। तो इस तरह से हम गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन करते हैं मुख्तलिफ सैम्पल के कंपोनेंट्स की, और वो सैम्पल भी कौन सा, गैशियस सैम्पल की। डाटा सिस्टम के बारे में भी आपको पता चल गया। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। हमारे जो डिटेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर यूज़ होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर TCD जिन्हें कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं। ये जो मैटर करता है हमारी सेपरेशन की टेक्निक पर, कि अगर हम सेपरेशन आयनाइजेशन की बेस पर करवा रहे हैं तो हम आयनाइजेशन डिटेक्टर यूज़ करेंगे।
अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बेसिस पर सेपरेशन करवाना चाहते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम सेपरेशन किस नज़रिए से करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं और हमारे सैम्पल किस किस्म का है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको गैस क्रोमेटोग्राफी में किस तरह से सेपरेशन होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। आई डोंट नो मैंने अच्छे तरीके से बताया, ये तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इसकी कितनी समझ आई। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।